Hello dear students, welcome to our YouTube channel. In this video we'll solve this sample paper number 6 class 9 mathematics. So let's start. So first is find the value of, this is fourth root of cube root of 2 square, है ना. तो देखो ये फोर्थ रूट है, ये क्यूब रूट है और ये 2 स्क्वायर है. सो आई हैव रिटन हियर. सो फोर्थ रूट मीन्स पावर 1/4, ठीक है. एंड क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3, ठीक है. एंड 2 स्क्वायर ऐसे है जी, ठीक है. 2 स्क्वायर का पावर 1/3 एंड देन पावर 1/4. सो लेट्स सॉल्व दिस. So ये all powers will be multiplied. So 2 ones are 2 twos are, so ये बन गया 2 power 1/6. तो this is the answer, or you can write like this way also. 2 power 1/6 means 6th root of 2. तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है. Next is if x square plus 1/x square is 7, then find x plus 1/x. ठीक है. तो इसमें क्या है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो आप फॉर्मूला लिख देते हैं. देखिए x प्लस 1/x ये फाइंड करना ना हमें, तो इसका स्क्वायर कर दो. x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, a प्लस b होल स्क्वायर लगा दो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, ये कैंसिल हो गए. चलिए जो जो वैल्यूज हैं वो भर दो. हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को 7 रखा है, तो इट इज़ 7 हेयर. इसकी वैल्यू 7 भर दो. सो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 2, है ना. तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया 9, है ना. तो इफ x प्लस 1/x स्क्वायर इज 9, सो व्हाट इज x प्लस 1/x, दिस इज 3, ठीक है, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9. सो द नेक्स्ट इज if the sides of a triangle ABC are produced and exterior angles are formed, then find the sum of all exterior angles. ये देखिए ट्रायंगल ABC की तीनों साइड्स ही इसने एक्सटेंड कर दी हैं, ये साइड भी, ये भी, तो 3 एक्सटीरियर एंगल बन के आए हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री. चाहे वो ट्राइएंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, पर उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री ही होता है. तो 360 डिग्री आंसर. द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज find the ratio of the total surface area of a sphere and a hemisphere of the same radius. देखिए हमारे पास एक स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है, उनके दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है. तो जो मान लो दोनों की रेडियस r है, ठीक है, तो जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम, उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², है ना. और जो आपका हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है, देखिए ये है हेमिस्फीयर, ठीक है. इसका देखो ये अगर CSA की बात करें, ये तो पूरे टोटल स्फीयर का हाफ होता है, मतलब 2πr², पर ये ऊपर भी एक सर्कल बना हुआ है ना, इट इज़ πr². तो अगर टोटल की बात करूं तो इट इज़ 3πr², है ना. तो 3πr². तो व्हाट इज़ देयर रेशियो, πr² कैंसिल, 4:3 आ जाएगा रेशियो, ठीक है. सो इसका और पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रेडियस r एंड हाइट h. ठीक है, हमें किस किस का वॉल्यूम रेशियो निकालना है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका रेशियो CSA का, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो चलिए बताइए व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, है ना, r दिया और h दिया. एंड व्हाट इज CSA ऑफ सिलेंडर 2πrh. तो देखिए इसका रेशियो क्या आता है, पाई से पाई कट, h से h कट, r² है तो एक r इस r से कट गया. सो रेशियो बन गया r/2, मीन्स r/2, ये रेशियो बन गया. Sixth question is the taxi fare in a city is as follows.
फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹10 and for the subsequent distances it is ₹6 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as y, then find the linear equation for this information. देखिए टैक्सी फेयर का जो रेट था ना, सॉरी जो टैक्सी फेयर था एक सिटी में वो था फर्स्ट किलोमीटर के 10 रुपये, ठीक है, और जो बाकी किलोमीटर्स थे उनका एक हर किलोमीटर का 6 रुपये, 6 रुपये फॉर ईच किलोमीटर, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस मान लो x है, टोटल फेयर y है। ये देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है x, राइट, एंड टोटल फेयर दिस इज y। टोटल चार्जेस कितने लगे, y रुपीज लगे, ठीक है। तो पहले किलोमीटर के तो बेटा 10 रुपये हो गए, ठीक है, 10 रुपीज हो गए। मान के लो इट इज गिवन x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो पहली किलोमीटर के जो है वो 10 रुपये हैं, बाकी कितने किलोमीटर बचे x में से अगर 1 किलोमीटर के मैंने रुपीस दे दिए है ना, 10 रुपीस दे दिए 1 किलोमीटर के, तो कितने बचे इसमें से x माइनस 1 किलोमीटर बचे, है ना। तो उनका क्या है 1 किलोमीटर के 6 रुपये, 2 के 6 2 जा, 3 के 6 3 जा, 4 के 6 इंटू 4, है ना। तो इतने किलोमीटर के 6 इंटू दिस, समझ गए। तो पहले किलोमीटर के तो 10 रुपये हैं, ठीक है, ये लिख दी मैंने, पहले किलोमीटर के 10 रुपये प्लस बाकी जो किलोमीटर बचे उनके ये हैं, क्योंकि x माइनस 1 किलोमीटर बचे तो एक किलोमीटर के 6 रुपये, तो x माइनस 1 किलोमीटर के 6 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये टोटल फेयर आ गया। तो यू कैन राइट हेयर, सो टोटल फेयर y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के 10 रुपये प्लस जो किलोमीटर बचे दैट इज x माइनस 1, हर एक किलोमीटर का 1 रुपया y रुपया है, तो x माइनस 1 के ये आ जाएंगे। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉरी ये कितने हैं, 6 रुपीज़ है, नॉट y, दिस इज 6 रुपीज़, ठीक है, 6 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू 10 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अब आप x को इधर ले आओ चाहे, या फिर 6 y इज इक्वल टू 6x प्लस 4 बन गया ना, ये 4 बन गया। तो आप y को उधर ले जाओ चाहे 6x, y आके माइनस y बन जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। 7th इज द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। 2 सिलेंडर हैं, यहाँ पे बना लेते हैं पिक्चर, उनकी रेडियाई का जो रेशियो है वो 2:3 है। सपोज करो फर्स्ट की रेडियस बन गई 2x, है ना, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी, सेकंड सिलेंडर की रेडियस बन जाएगी 3x, राइट, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की हाइट मान लेते हैं 5, अब x तो नहीं मानेंगे यहाँ पे, 5y कर लो, है ना, और दूसरे की हाइट मान लो 4y, ठीक है, ऐसे मान ली जैसे रेशियो दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले ऊपर वाले का, फर्स्ट वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, व्हाट इज CSA ऑफ सिलेंडर, 2πRH, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का CSA ओवर सेकंड का CSA कर लो, रेशियो आ जाएगा। फर्स्ट का CSA 2πR1H1 और सेकंड का CSA 2πR2H2, ठीक है। 2π कैंसिल, R1 की वैल्यू है 2x, H1 की है 5y, और R2 की है 3x, H2 की है 4y, ठीक है। तो x कट गया, y कट गया, एनी कटिंग नो, इट इज देयर, 2 2 जा 4, सो 5:6 आ जाएगा, है ना, 5:6 रेशियो। नेक्स्ट इज फाइंड द डिग्री ऑफ सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 4। अगर हमारे पास 2 पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री 4 है, तो उनके सम की डिग्री बताओ। अब इस सम की डिग्री तो इसकी 4 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ये देखिए, अगर मेरे पास ये है एक पॉलिनोमियल, मान लो जिसकी डिग्री 4 है, x पावर 4 प्लस 2x, है ना, प्लस 5 मान लो, और दूसरा है माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x प्लस 6, है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो ये कट गए, तो क्या बना, -2x प्लस 11, तो डिग्री तो 1 आ गई इसकी, है ना। और हो सकता है डिग्री 4 ही बचे अगर कटे ना, ये देखो x पावर 4 प्लस 2x, और दूसरा है मान लो x पावर 4 माइनस
3x, इनको ऐड करेंगे तो 2x पावर 4 माइनस एक्स आ जाएगा, तो डिग्री 4 आ जाएगी। तो डिग्री कुछ भी आ सकती है ना, तो इट्स नॉट डिसाइडेड कि ये डिग्री यही आएगी। डिग्री 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, ठीक है, बट 4 से ऊपर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ऐड करके 4 से ऊपर डिग्री तो जाएगी नहीं। तो नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो पहले ये बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो बोलते हैं फाइंड द एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल ऐसा है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री बड़ा है, ठीक है। मान लो लेट दैट एंगल बी x डिग्री, ठीक है, लाइंस आप अच्छे से लिखना, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी एंगल का, 90 में से माइनस कर दो उस एंगल को। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल जो है ना x, वो अपने कॉम्प्लीमेंट से, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, उससे 24 ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 24, इससे 24 ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। x इधर आ गया तो बन गया x प्लस एक्स 2x बन गया, एंड 90 प्लस 24 कितना होता है 114 आई सपोज, ठीक है। तो यहाँ से x निकाल दो आप, 114 ओवर 2, तो इट इज 57। तो 57 इज दैट एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा है। चेक कर लें, चलो चेक करते हैं। 57 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 90 में से 57 माइनस कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 33, आई थिंक 33 ना, ओके। तो देखो 57 जो वो 33 से के 24 बड़ा है, 24 बड़ा है, चेक कर लो, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, 24 बड़ा है, तो हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज दिस इज राइट द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, चारों ही इसके जो कॉर्नर हैं वो सर्कल पे लाई करें, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसकी एक खास बात है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री होता है। ए एंगल प्लस एंगल सी शुड बी 180 ऑलवेज, and angle B plus angle D should be 180 always. So it is only asked here what is the sum of the pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral, that is 180 degree. ठीक है, तो next is find the measure of an angle which is 34 degree more than its complementary. same question आ गया ना, तो ये आपके लिए दे देते हैं हम, है ना, you do this question yourself, क्योंकि same question है, डिट्टो 34 का फर्क है। तो 11th क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ। तो दिस इज कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 मार्क्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन अ टेस्ट। तो इस ये दिए हैं, ये हैं हमारे 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं बच्चों, ये 50 में से, है ना, एक के 42 आए, एक के 40 आए, एक के 44 आए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। प्रेजेंट दिस डाटा एज अ ग्रुप्ड डाटा इन इंक्लूसिव फॉर्म। हमें ये ग्रुप्ड डाटा में इसको मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो देखो कैसे टेबल बनाते हैं, मैं आपको ये सिखाता हूँ अभी, राइट। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हेडिंग दे दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप्ड बनाना ना, ग्रुपिंग करनी है, जैसे 0 to 10, 10 to 20 ऐसे। तो देखो मिनिमम क्या है यहाँ पे 8 एंड 4 इज मिनिमम, एंड मैक्सिमम क्या होएगा, मैक्सिमम 50 तक होएगा ना, हाँ 48 है ना, चलो 48 है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे टैली मार्क्स और वो सब बनाना है। तो यहाँ पे लिख दो आप क्लास इंटरवल्स, ठीक है, या मार्क्स लिख दो, मार्क्स, एंड देन हेयर टैली मार्क्स, ठीक है, एंड हेयर फ्रीक्वेंसी लिख दो आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 0 to 10, क्योंकि इसने ग्रुप नहीं बताया कि क्या क्या कौन सा ग्रुप लेना, अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, 0 to 5 भी ले सकते हो, बट ये बेटर है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एंड देन 40 to 50, ये हमारे ग्रुप्स हो गए। अब हम इनको रीड करेंगे और यहाँ पे टिक करते जाएंगे। ये देखिए 42 का पहला, तो वो कहाँ आएगा इनमें से, 42 आएगा इस इंटरवल में, ठीक है, 40 वो आएगा। देखो हमेशा ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये
ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो जो 40 है ना वो इसमें काउंट किया जाएगा, बिकॉज 40 जो अपर लिमिट में नहीं काउंट किया जाता, अपर लिमिट इज नॉट काउंटेड, लोअर लिमिट इज काउंटेड। तो 40 जो इसमें आएगा, कोई बोले 30 तो 30 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो 40 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। देन इट इज़ 44, तो 44 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इसी में आ जाएगा। 7 किस में आएगा, यहाँ आएगा 0 to 10 में। 8 किस में आएगा, 8 आएगा बच्चों इसी में आएगा, ठीक है। देन 30 आ जाएगा आपका इसमें नीचे वाले में, है ना। देन 32 आएगा इसी में। 37 वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। 15 किस में आएगा, इसमें आ जाएगा। 11 हेयर, 48 विल बी हेयर, 42 विल बी हेयर। सॉरी, जो पाँचवा लगाते हैं ना वो हम कट कर देते हैं ऐसे, इसको बाद में काउंट करेंगे, ठीक है, इसको बाद में काउंट करेंगे। पाँचवा जो होता है वो कट हो जाता है ऐसे, ओके। तो हमने 42 किया ना अभी। 49 भी इसमें आएगा, चलो इसी में आ गया अगला। 22 इट इज़ कमिंग हेयर, 23 हेयर ओनली। 4 वो यहाँ आ जाएगा ना, 4 यहाँ आ गया। 10 देखो इसमें नहीं काउंट होगा, अपर लिमिट इज़ नॉट काउंटेड, लोअर लिमिट काउंटेड, तो 10 यहाँ आ जाएगा। 16 वो यहाँ ही आएगा। 35 वो आ जाएगा यहाँ। देन 36 वो भी इसमें ही आएगा ना, तो ये कट गया, ठीक है। अब देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 2 5 6, ठीक है। इनको काउंट कर लो, क्या ये 20 हैं टोटल। 6 5 11 2 13 तो 4 17 3 20, बिल्कुल 20 हैं टोटल, तो इट इज़ राइट, है ना। तो इसमें से क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, बस यही बोला कि ये बनाना टेबल, तो ये टेबल बन चुका है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, राइट। तो नेक्स्ट इज, मैं इस पर थोड़ा सा और क्वेश्चंस पुट कर देता हूँ आपको। देखो, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस डाटा, कोई पूछे व्हाट इज रेंज ऑफ दिस डाटा, तो रेंज पता क्या होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दो। देखो हाईएस्ट तो 48 है ना, और लोएस्ट 4 है, तो 48 में से 4 माइनस करें तो 44 बन जाता है, तो 44 इज द रेंज। समझ गए रेंज क्या होता है, रेंज इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि इन विच क्लास इंटरवल द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाए, तो कौन सा क्लास इंटरवल है, 40 to 50 का। तो ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पे तो चलो इसमें कुछ नहीं पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन इज, if the difference between the interior and exterior angle of a regular polygon is 120 degree, then find the number of sides in the polygon. Very interesting question. So this is difference between the interior angle and exterior angle of a regular polygon is 120. देखो आपको पता है इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं हम किसी भी पॉलीगन का, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये तो है। देखो कोई भी आपकी क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, हेक्सागन, हेप्टागन, रेगुलर पर, रेगुलर क्या होता है, रेगुलर होता है जिसकी सारी साइडें बराबर हों, सारे एंगल्स बराबर हों। जैसे ट्रायंगल में रेगुलर किसको बोल सकते हैं, इक्विलेटरल को, सारे एंगल बराबर होते हैं, सारी साइडें बराबर होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में किसको हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलें, स्क्वायर को, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन मीन्स जिसकी सारी साइडें बराबर और सारे एंगल बराबर, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन का बेटा इंटीरियर सम ऑफ एंगल्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला ये, अगर नंबर ऑफ साइड्स n है ना, तो n - 2 × 180, ये होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ आर पॉलीगन, ठीक है। कोई भी है, ट्रायंगल है तो n को 3 भर दो, तो 3 - 2 1 आ गया, 1 × 180 180, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना। अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, तो 4 भर दो यहाँ पे n को, तो 4 - 2 is 2, 2 × 180 360, तो 360 होता है, सबको पता है। तो दिस इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो ईच एंगल कैसे निकालेंगे, उसको नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दो, जिसकी n साइड्स हैं उसमें n ही एंगल होंगे ना, तो दिस इज ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये। अब आपको पता है एक्सटीरियर एंगल्स, जैसे किसकी साइड 3 है तो एक्सटीरियर एंगल भी 3 होंगे, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो एक कितने का आया, 360/n, अगर 3 साइड हैं तो 360/3 कर देंगे तो 120 आ जाएगा, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल जो मेजर करते हैं वो ये फॉर्मूला है 360/n, ठीक है, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 आना है। अब 4 एक्सटीरियर एंगल तो 360/4 हो जाएगा, 5 एक्सटीरियर एंगल तो 360/5 हो जाएगा। अब ये नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो आपको पता है जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही एंगल होंगे वहां पे, तो ये ईच एंगल आके आपका
ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। तो इन दोनों का डिफरेंस 120 दिया है, हमें n निकालना है कि कितनी साइडें हैं उसकी। तो बहुत सिंपल बन गया। तो यहाँ पे आप n एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही, 180n माइनस 360 माइनस 360 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 180n माइनस 360 720 इज इक्वल टू n क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 120n बन जाएगा। तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा 180n, 120 को इधर ले जाओ तो माइनस 120n हो जाएगा, 720 को सामने ले जाओ। ठीक है, क्या बचा, 180 माइनस 120 60n इज इक्वल टू 720, तो n इज इक्वल टू 720 ओवर 60, तो 12 आंसर आ जाएगा। सो 12 साइड्स हैं उसकी। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज दिस इज इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एंगल 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, हमें BAC ये एंगल फाइंड करना है। ओके, नाउ BAC वी हैव टू फाइंड आउट ना। ओके, सो सी हियर OB एंड OA बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे OA एंड OB? बिकॉज दीज आर द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस है ये भी और ये भी, तो ये एंगल बेटा 20 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि OAB आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है ना, जिसकी दो साइडें बराबर हैं, उसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये साइड इसके बराबर है तो इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये है, तो ये भी 20 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली OAC इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी OC और OA बराबर है, तो ये 30 है तो ये भी 30 आ जाएगा। तो ये 20 है, ये 30 है, टोटल कितना बन गया? 50 डिग्री बन गया। ठीक है, into a circular drum of radius 4.2 meter and height 3.5 meter, how many full bags of wheat can be emptied if the space required for wheat in bag is 2.1 meter cube? पाई को 3.14 लेना है। देखो क्या है, एक सर्कुलर ड्रम है। सर्कुलर ड्रम मीन्स एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, ऐसे वाला ना, जैसे आपने घरों में रखे होते हैं दाने डालने के लिए ना, वैसी वाली ये ड्रम है। इसकी रेडियस जो है वो 4.2 मीटर है एंड हाइट जो है इसकी वो है 3.5 मीटर। इसमें ना हमने बड़े बड़े बोरे खाली करने हैं, एम्प्टीड मीन्स खाली करने हैं दानों के डाल डाल के, यहाँ पे ना वीट समझते हो ना, गेहूं के। ठीक है, तो एक जो बोरा है ना गेहूं का, उसमें कितनी वीट आती है? 2.1 मीटर क्यूब वीट आती है। ठीक है, तो बताओ कितने ऐसे ऐसे बोरे इसमें भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके वॉल्यूम को 2.1 से डिवाइड कर देंगे। मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम 100 आ रहा है और एक बोरे का वॉल्यूम 2 है, तो ऐसे से मैं कितने बोरे खाली कर सकता हूँ इसमें? 100/2, 50 बोरेज नहीं 50 जो भी हैं बैग्स खाली किए जा सकते हैं। तो करना क्या है, आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड कर देना है 2.1 से, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बैग तो ऑलरेडी दे ही रखा है। ठीक है, तो देखो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? दैट इज पाई r स्क्वायर, दैट इज 4.2 इंटू 4.2 h, पाई r स्क्वायर h, राइट, ओवर वॉल्यूम ऑफ 1 दिस 2.1। ठीक है, तो पाई को 3.14 लेना है, तो इस साइड लिख रहा हूँ, 3.14 लेना है पाई को, एंड 4.2 इंटू 4.2 इंटू 3.5 एंड ओवर 2.1। ठीक है, तो अब आप कटिंग वगैरह कर लो एंड इट्स योर वर्क। तो योर आंसर आफ्टरवर्ड 92 आ जाएगा, दैट यू कैन डू योर सेल्फ, है ना, कैसे कटिंग करनी है आप अपने आप करो। नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस r/4। देखो कोन की रेडियस कितनी दी है? r/4 एंड लेंथ दी है 4l। तो रेडियस है कोन की r/4 एंड लेंथ ऑफ द कोन इज 4l। सो लेंथ 4l, ये देखिए ये आपका कोन है। ठीक है, रेडियस तो r/4 है इसकी, और ये लेंथ दी है बच्चों 4l, है ना, स्लांट हाइट इज 4l। तो यू नो व्हाट इज TSA ऑफ कोन? TSA ऑफ कोन होता है पाई r इंटू r प्लस l। डू यू रिमेंबर दिस? ये होता है, वैल्यू भर दो पाई की वैल्यू, यहाँ पे आप पाई भी रहने दे सकते हो और आप 22/7 भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ तो मैं कर देता हूँ 22/7 एंड r की वैल्यू है रेडियस की r/4
एंड अगेन r/4 एंड l की वैल्यू है 4l। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करो, चाहे पाई को पाई भी रहने दोगे तो कोई इशू नहीं बनेगा इसका, तो मैं पाई रख देता हूँ, चलो नो प्रॉब्लम। ठीक है, पाई r इंटू, एंड देखो ये 4 है ना, इसको अंदर ले जाओ है ना, तो 1/4 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा r/16, 4 4 16 प्लस इसको भी 4 यहाँ पे ले आओ नीचे, तो l बन जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज if x³ minus 3x² plus 3x plus 7 is equal to x plus 1 into ax² plus bx plus c, find the value of a plus b plus c। इसमें हम क्या करेंगे, हम इस साइड को भी सॉल्व कर देंगे, राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, फिर आमने सामने ना कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। पहली साइड है x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, और दूसरी साइड है x प्लस 1 इंटू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो आप क्या करो, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखो आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा, x से इसको किया तो ax³ बन गया, प्लस इसको करा bx² बन गया, इसको करा cx बन गया। अब 1 से कर दो सबको, तो ax² प्लस bx प्लस c सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इकट्ठे कर लो, ax³ तो कल्ला हो गया, प्लस x² वाले ये दोनों हैं, इनको इकट्ठा कर लो, इट मीन्स आप x² बाहर ले लो और अंदर a प्लस b बच जाएगा। ठीक है, प्लस x वाले ये हैं, तो x आप बाहर ले लो और अंदर b प्लस c बच जाएगा, एंड प्लस c एक्स्ट्रा साथ में, और इसको भी यहाँ लिख दो, x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7। अब अगर आप आमने सामने कंपेयर करो तो मुझे बताओ, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे क्या है, x³ का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो उसको हम 1 बोल लेंगे, तो इट मीन्स a 1 आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट है हमारा a प्लस b इधर, और इधर कितना है -3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे b प्लस c, और इधर कितना है 3, तो b प्लस c 3 हो जाएगा, और यहाँ पे c है, इसकी जगह पे क्या है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ से a b c निकाल देंगे और उसको फिर हम बाद में ऐड कर देंगे। तो a तो आ गया जी हमारा 1। अगर बेटा a को 1 यहाँ भरो ना आप, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस b इज इक्वल टू -3, सो b इज इक्वल टू -3 -1, सो b इज -4, है ना। a आ गया 1, b आ गया -4, और c तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है 7, तो ये आ गए तीनों ही। अब तीनों को ऐड कर दो, बिकॉज ही इज आस्किंग अबाउट a प्लस b प्लस c, तो कर दो ऐड। a इज 1 -4 प्लस 7, तो 7 प्लस 1 8, 8 में से -4 कर दो, तो 4 आंसर आ जाएगा आपका। इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड देयर एंगल्स। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं 3:2 रेशियो में, तो एक को मैं 3x मान लूंगा, दूसरे को 2x मान लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको पता है व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, द एंगल्स वेयर देयर सम इज 180 डिग्री। तो ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, तो इट मीन्स इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, राइट। तो बन गया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड x आ जाएगा 180/5, सो 5 3 15, 3 बचा, 5 6, तो x तो 36 आ गया। तो एंगल्स फाइंड करें, 3x वाला कितना बन जाएगा, तो x को 36 भर दो, 3 × 36 108 डिग्री आ जाएगा। और दूसरा है 2x, तो 2 × 36 ये 72 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। द लास्ट 16th ऑफ पार्ट 1 इज section 1, find the area of an equilateral triangle having side of 20 meter length, also find its altitude। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमें दी है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर साइड है, तो तीनों ही 20 सेंटीमीटर होंगी, इसका एरिया निकालना है ना। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का, वो है √3/4 साइड स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर। तो भर दो क्या वैल्यू आती है, √3/4 20 × 20, ठीक है, कितना बन गया 4 1 4 5, सो 25 100, 100 √3 तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया इसका एरिया। अब हमें इसका ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो चलो यहाँ से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करो, ये ऑल्टीट्यूड आ गया h, राइट। तो अब हम इसी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इज 20, हाइट इज h, एंड एरिया वी हैव फाउंड आउट 100 √3, तो इनको इक्वेट कर दिया। अब h आ जाएगा यहाँ से, 2 1 2 10, ये 10 नीचे चला जाएगा यहाँ पे,
तो h आ जाएगा 100/10 दैट इज 10√3। तो ऐसे आप इसका ऑल्टीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो। सो दिस फर्स्ट केस स्टडी इज a telephone directory commonly called a telephone book, telephone address book, phone book or the white pages is a listing of telephone subscribers in a geographical area. Rahul, a student of class 9, has a telephone directory. On one page of a telephone directory there are 150 phone numbers. The frequency distribution of their unit digits is given below. देखो एक टेलीफोन डायरेक्टरी है जिसमें आपके एरिया के सबके फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो यूनिट्स प्लेस थी ना, वो उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया गया है और ये 150 फ़ोन नंबर्स के बारे में है, ठीक है। तो ज़ीरो जो यूनिट प्लेस है ना, जैसे एंड में जिसके फ़ोन नंबर पे ज़ीरो आता है एंड पे, है ना, वो 10 ऐसे फ़ोन नंबर थे। जिनके एंड में 1 आता है वो 20 ऐसे फ़ोन नंबर थे, है ना। जिनके एंड में 2 आए वो 15 फ़ोन नंबर ऐसे थे। तो सो ऑन करके जिनके एंड में, जिसके फ़ोन नंबर के एंड में 9 आए वो 15 ऐसे फ़ोन नंबर्स थे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं इसके बेसिस पे। तो इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज one of the number is chosen at random from the page. Number 1, probability that the unit digit of the chosen number is less than 3. 3 से कम, मतलब 3 नहीं लेना है, 3 से कम कितने फ़ोन नंबर के जो डिजिट्स थे वो 3 के से कम थे लास्ट डिजिट। तो एक तो 15 + 20, 35 + 10, 45। सो आंसर बन गया 45/150। तो इसको आप कटिंग कर सकते हो 45/150, ठीक है। तो 9 5 ज़ा, सो 5 30 ज़ा, सो ये बन जाएगा आपका 9 इट इज दिस, एंड देन 3 3 ज़ा 3 10 है ना, 3/10 इज द राइट आंसर। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज probability that the unit digit of the chosen number is less than 4. So less than 4 के लिए हम क्या करेंगे, लेस देन 4 के लिए हम ये 10 भी ऐड हो जाएंगे बीच में ना, तो सबको ऐड कर दो, है ना, 4 से कम वालों को। तो ये 55 आ जाएगा ना, 55/150। सो इसको कैंसिल कर दो 55/150 को, 11 5 ज़ा 35 ज़ा, तो 11/30 आपका आंसर आ जाएगा। So the next is probability that the unit digit of the chosen number is greater than 8. 8 से बड़ा हो यूनिट डिजिट, तो 8 से बड़ा तो ये 9 ही हुआ ना बच्चों, तो ये 15 ही आया, तो 15/150 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1/10 इज द राइट आंसर। Probability that the unit digit of the chosen number is greater than 7. तो 7 से बड़ा यूनिट प्लेस आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 7 से बड़ा कौन सा है, एक तो 8 वाला उठा लो, एक 9 वाला, तो ये बन गया टोटल 30। 30/150 करोगे तो 1/5 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। Probability that the unit digit of the chosen number is less than 6. 6 से कम, 6 से कम, ये देखो 6 से कम ये सारे ही उठा लो, 20 + 20 40, 50, then 60 65, then 75 85, then it is 95. So 95/150 करके देखते हैं, 95/150 कितना आता है, 19 5 ज़ा एंड 35 ज़ा, सो 19/30 ये आ जाएगा। The next case study is DPS school provides free education to girls students from weaker section. The local body of a town want to open a DPS school in the town for which a rectangular plot ABCD as shown in figure is very suitable, ठीक है। But this plot belongs to Sohan Lal. Sohan Lal agrees to exchange it with the triangular plot PQR, ठीक है। PQR से एक्सचेंज करना चाहा उसने, उसके पास ये प्लॉट था ना, उसने बोला कि मुझे कोई और प्लॉट दे दो, तो उसने इस प्लॉट की डिमांड कर ली कि ये मैं आपको स्कूल के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो सोहन लाल एग्रीज टू एक्सचेंज इट विद द ट्रायंगुलर प्लॉट दिस एज शोन इन फिगर। सो ये है हमारे फिगर। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो देखिए सी पॉइंट है कहाँ पे, ये है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स काउंट करने के लिए करोगे 1 2 3 4 5 8 है, एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका 9 है, तो 8,9 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। सो ए के पॉइंट्स क्या हैं, 3,6 आ जाएगा, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के ये हैं 6, दिस इज आई सपोज 4, 3,4, ठीक है। क्यू के हैं कितना आ रहा है, सॉरी, क्यू का 6,
4 आ रहा है ना, 6,4 आ रहा है। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया, इधर है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों के एरियाज निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो AB कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, 3 से लेके 8 तक है ना, 8 तक, तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 लेंथ ये होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 3 ये होगी, तो 5 3 सा 15 आ जाएगी। 15 यूनिट स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि लेंथ आ गई आपकी 5 एंड ब्रेड्थ आ गई 3, तो 15 आ गया जी एरिया। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए हाफ इंटू बेस कितना है, काउंट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, तो बेस आ गया 4 यूनिट। हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक देखो ओ है 4 के ऊपर है ना, तो 4 यूनिट है हाइट, हाइट भी 4 ही है, तो 2 1 जा 2 2 जा 8 यूनिट स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। So the next case study is green cleaning refers to using cleaning methods and products with environmentally friendly ingredients and procedures which are designed to preserve human health and environmental quality. To preserve the environmental and do in this manner, Ramesh made a slide in a park which is situated in his society. One of its side wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean. ठीक है, if the sides of the walls are 15 meter, this is 11 meter and 6 meter, so then give the answer of the following questions जो भी हैं। तो ये देखो ये ट्रायंगुलर है, हेरन फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे जहां भी लग पाएगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस इज फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यू नो व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तीनों साइड्स को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 15 प्लस 11 प्लस 6 ओवर 2 है ना, तो 15 प्लस 11 26 प्लस 6 32 ओवर 2 16 आ जाएगा। इसको हम S बोलते हैं सेमी पेरीमीटर को, A प्लस B प्लस C ओवर 2 होता है, तीनों साइड्स का सम ओवर 2, तो 16 सेंटीमीटर इसका S आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट इज राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, तो इसकी तो नहीं है। स्केलिन वो होती है जिसकी तीनों साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर हों, तो बिल्कुल ये तीनों ही डिफरेंट मेजर की हैं, तो दिस इज आर स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये स्केलिन ट्रायंगल हमारी बन गई। तो नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ दिस वॉल, इसका एरिया निकालना है। तो बेटा एरिया तो इसको हम हेरन फॉर्मूले से निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो हेरन फॉर्मूला से एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यू नो वट इज, और होल अंडर रूट आ जाएगा। यू नो वट इज A हेयर, A 15 है, B 11 है, C 6 है। ठीक है, तो भर दो वैल्यू, S 16 इंटू 16 माइनस A, 16 माइनस 15 हो गया 1, 16 माइनस 11 दैट इज 5 हो गया, 16 माइनस 6 दैट इज 10 हो गया, है ना, बस आ गया एरिया। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो थोड़ा, या ऐसे करो, 16 को लिख दो 4 इंटू 4, ठीक है, 5 को 5 ही रहने दो, 10 को लिख दो 5 इंटू 2, तो ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। तो जैसे ही पेयर बनते हैं स्क्वायर रूट के अंदर वो बाहर निकल आते हैं ना, तो ये 16 है ना टोटल, इसका बाहर आके बन गया 4, ये 25 है टोटल, तो इसका बाहर आके 5 बन गया और अंडर रूट 2 अंदर अकेला रह गया। तो 20 रूट 2 इज द एरिया ऑफ दिस, इन मीटर स्क्वायर इज द एरिया 20 रूट 2। So B option is correct here. The next is find the cost of paint if the price is ₹8 per meter square. अब बेटा देखो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के 8 रुपए लगते हैं, तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है 20 रूट 2 है, तो 20 रूट 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो बन जाएगा 160 रूट 2, 160 रूट 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसने आंसर रूट 2 की वैल्यू भर के भी दिया, तो हमें पता है 160 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 16 1 जा 16 1 6 ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 225.6, तो दैट इज 226 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 226 आ जाएगा।
नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज हेरन फॉर्मूला s into s minus a into s minus b into s minus c. So B option is correct here. The 20th case study is, with the increase in fuel prices, the price of consumer products increases because oil is an essential component of the industrial and the manufacturing sectors. Also, petrol and diesel is used for the transportation of goods, thus creating an inflationary pressure. There are two statements which based on petrol and CNG gas given below. Statement 1 क्या है? Every 6 months the price of petrol increases at the rate of ₹4 per liter. देखो हर 6 महीने बाद जो पेट्रोल का प्राइस है वो 4 रुपये बढ़ रहा है हर 6 महीने के बाद. Taking price of petrol in December 2011 as X and present price of petrol as Y. तो जो दिसंबर 2011 में जो प्राइस था पेट्रोल का वो x माना गया है और जो आज का प्राइस है वो जो भी आज का दिन बताया जाएगा यहाँ पे वो y है. ठीक है, और हर 6 महीने बाद 4 रुपये बढ़ जाता है पेट्रोल. ये हमने कंडीशन रखी हुई है. सेकंड कंडीशन क्या है? ड्यू टू कॉन्टिन्यूस राइज इन द पेट्रोल प्राइस पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स CNG, है ना, compact natural gas, whose price increases at the rate of ₹3 per liter in a year. तो जो CNG है उसका रेट कैसे बढ़ रहा है? एक साल में 3 रुपया पर लीटर. ठीक है, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रीडिंग द अबव स्टेटमेंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन शोइंग अमाउंट स्पेंड ऑन पेट्रोल इन दिसंबर 2012. तो बेटा देखो दिसंबर 2011 में तो प्राइस था इसका x. ठीक है, x प्राइस था. अब आज का प्राइस है y, जो दिसंबर 2012 की बात कर रही है तो कर रहा है ये, तो y प्राइस है. तो आज का जो प्राइस है y वो किसके बराबर होएगा? जो पिछले साल दिसंबर 2011 में था वो x था. अब उसके एक साल बाद, है ना, तो 6 महीने में 4 रुपया बढ़ता है ना, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? क्योंकि 2012 की बात कर रहा है तो साल में 8 रुपया बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 महीने में 4 रुपया बढ़ा, अगले 6 महीने में 4 और बढ़ा, 8 बढ़ गया. तो नया प्राइस इज इक्वल टू पुराना प्राइस प्लस 8 रुपया. तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी. ठीक है, अगला है, इफ x इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो x को 3 भर दो यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा? 3 + 8 11 आ जाएगा. Next is, according to second statement, form a linear equation taking price of CNG in December 2011 as A. तो देखो दिसंबर 2011 में A प्राइस है, ठीक है, और दिसंबर 2012 में B है. ठीक है, तो नया प्राइस क्या है? B. तो B नया प्राइस इज इक्वल टू पुराना प्राइस प्लस, अब ये एक साल में कितना बढ़ा है? ये तो सिर्फ 3 रुपये बढ़ रहा है ना एक साल में, देखो यहाँ लिखा है, तो A + 3 हो जाएगा, है ना. नया प्राइस इज इक्वल टू पुराना प्राइस प्लस 3 रुपया, राइट. तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी इसकी, b इज इक्वल टू a + 3. ये सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. सो द नेक्स्ट इज, इफ a इज 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b. तो a को 5 भर दो तो b आ जाएगा 5 + 3 8 आ जाएगा b आपका. ठीक है, नेक्स्ट इज, इफ a इज 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ b. अगर a 11 हो बच्चों तो b कितना आएगा? b इज इक्वल टू 11 + 3 दैट इज 14, राइट, 14 आ जाएगा. So this is a case study and your part A. Now the B part is 21st question. Express 0.3178 bar in the form of PYQ where Q doesn't equal to 0. So इसको हम लिखेंगे PYQ फॉर्म में. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको let it is X, इसको X मान लेना है. अब देखिए, अगर डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट कर रहा है, मींस एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है. अगर 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 के ऊपर है तो 1000 से, और अगर 4 के ऊपर बार है जैसे कि इस क्वेश्चन में है तो हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो विल राइट हियर मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 10,000, राइट. सो ये क्या बन जाएगा? इसको नंबर 1 इक्वेशन कर सकते हो आप. तो ये बन गया 10,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अगर बेटा इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 4 प्लेसेस फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 प्लेसेस आगे चला जाएगा क्योंकि 4 0 है इसमें. तो डेसिमल बन गया आपका यहाँ पर. ठीक है, 4 प्लेसेस आके. अब आगे आपको पता है ये सारे रिपीट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इसके बाद भी तो ये आएंगे, इसके बाद भी आएंगे, तो इस पर बार आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है,
आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो ना, इसका मतलब है 3178 3178 3178 एंड सो ऑन, ये मतलब है इसका। जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल जाएगा 4 प्लेसेस फॉरवर्ड, यहाँ चला जाएगा, तो ये बन गया 3178 मीन्स 3178 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सो 1000 माइनस x 999x एंड दिस माइनस दिस, तो ये आप साइड पे कर सकते हो, 3178.3178 माइनस 0.3178 बार, तो यहाँ पे तो 000 आ गया और यहाँ पे 8731 बच जाएगा, तो 3178 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3178 ओवर 999, सो दिस विल बी द आंसर। सो अगर आप इसको डेसिमल में बदलेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन यही आएगी, आप चेक कर लेना कैलकुलेटर पे चाहे। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच हमने 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है। हाँ बिल्कुल, 5 एंड 5 सेम है। अगर बेटा डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इनके मतलब ये डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, बट इसमें तो चलो ऑलरेडी है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, चलो 5 से बड़ा नंबर कोई भी उठा लो, 10 से कर देते हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 30/50। और अगर मैं इसको करूं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 40/50। तो 30/50 और 40/50 के बीच आप रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। सो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, है ना, 5 लिखने हैं तो 5 हो गए। सो दिस वे यू कैन राइट इट। द नेक्स्ट इज if a plus b plus c is 15 and ab plus bc plus ca is 71, then find the value of a square plus b square plus c square। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले ये देखो कि ये तीनों ही टर्म्स जो हैं, ये तीनों ही पॉलिनोमियल और यू कैन से किस फॉर्मूले में आते हैं। तो वी हैव दिस फॉर्मूला a plus b plus c होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है ना, तो 2 कॉमन ले लो तो बन जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होती है। ठीक है, अब जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वो फिल कर दो। a प्लस बी प्लस सी 15 है तो यहाँ 15 फिल कर दो, तो 15 स्क्वायर बन जाएगा। इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, देखो तो इसको एज इट इज लिख दो, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 71 भर दो। ठीक है, तो 15 स्क्वायर इज 225 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 71 2 जा 142 आ जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 में से ये माइनस हो जाएगा 142, तो इसको आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 83। सो 83 इज द आंसर हेयर। नाउ द 23rd इज A clean India would be the best tribute India could pay to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary in 2019, said Shri Narendra Modi as he launched the Swachh Bharat mission at Rajpath in New Delhi. The campaign aims to achieve the vision of a clean India by 2nd October 2019 है ना। For this boards आर मेड ऑन विच गिवन बिलो फिगर इज ड्रॉन, है ना, ये फिगर है और ये इंडिया एंड दिस इज क्लीन। द होल एंगल वॉज 110, ये पूरा एंगल कितने का है 110 डिग्री का है, एंड इट इज बाइसेक्टेड ऑन वन पार्ट क्लीन एंड ऑन अदर पार्ट इंडिया वॉज रिटन। तो इस 110 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, तो 55 बन जाएगा ना, 110 का हाफ 55 होता है। ड्रॉ अल एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टर एंड बाइसेक्ट इट, मेजर ईच एंगल। तो बेटा प्रोडक्टर तो आपके पास होगा, तो मैं आपको ऐसे सिखा देता हूँ करना कैसे। आपने एक एरो लगाना है, ठीक है। अब प्रोडक्टर का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ रखना है, इस पॉइंट पे रखना है, और ये लाइन जो है जो प्रोडक्टर की मेन बेस लाइन है ना उस पर आनी चाहिए ये लाइन, ठीक है।
फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे नाउ आई हैव प्रोटेक्टर, आई विल ड्रॉ एंड शो टू यू हाउ टू ड्रॉ इट। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रे लगानी है, ठीक है। तो ये हमने एक रे लगा दी, राइट। अब हमने क्या करना है, प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है वो इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये प्रोटेक्टर है तो ये इसका मिड पॉइंट है ना, इसको हमने इस पॉइंट पे रखना है एंड ठीक है। तो हमने ये अंदर की स्केल देखनी है बेटा। जब हम लेफ्ट साइड में एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें इनर स्केल देखनी है, जब राइट साइड में करें ना यहाँ पे तो आउटर स्केल देखनी होती है, राइट साइड में तो आउटर स्केल। आप इसको याद कैसे करोगे, एल आई रो, है ना। लाई बोलोगे तो रोना पड़ेगा, गलत झूठ बोलोगे तो रोगे, है ना। तो लेफ्ट साइड में अगर बना रहे हो आप प्रोटेक्टर से एंगल, तो आपने इनर स्केल देखनी है प्रोटेक्टर की। देखो ये इनर स्केल है, ये आउटर स्केल है प्रोटेक्टर की, और राइट साइड बना रहे हो तो आउटर। तो मुझे तो इनर देखनी है फिलहाल, तो 110 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। देखो ये 110 डिग्री, ये रहा 110 डिग्री, है ना। तो ये मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज, ओ सॉरी, ये तो इसके बाहर ही चला गया। चलो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, ये आ गया जी यहाँ पे। तो इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूँ तो ये हमारा बन जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरो लगा दो, यहाँ पे भी एरो लगा दो। अब इस एंगल को हमने बाइसेक्ट करना है, इसका नाम दे दो पहले कोई, है ना। ए बी सी नाम, है ना, सी ए बी नाम हो गया या बी ए सी बोल सकते हो। इसको बाइसेक्ट करने के लिए हम ए पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो दोनों ही रे को काट दे, ठीक है। काट दिया। अब हम इस पहले फर्स्ट कटिंग पॉइंट पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे ऐसे को, ठीक है। कंपास को आप बड़ा छोटा कर सकते हो, अभी ये लगा दी, और दूसरे कटिंग पॉइंट पे रखेंगे एंड कट द प्रीवियस आर्क। सो ये जो कटिंग पॉइंट आया ये हमने बाइसेक्ट कर दिया 110 डिग्री के एंगल को, और ये बन गया आपका 55 डिग्री एंगल, ठीक है। तो इसको नाम दे दो आप डी, और हमें ये मेजर भी करने पड़ेंगे कि ईच विल बी 55 और नॉट। तो बिल्कुल ये 55 ही होने चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल 55 ही है, ये देखो 55 के बराबर आ रहा है ना। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज नाउ the percentage of marks obtained by a student in 5 unit tests are given below। तो देखो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके 72% मार्क्स आए, सेकंड यूनिट टेस्ट में 50% आए, थर्ड में 28%, फोर्थ में 40% एंड फिफ्थ में 55% मार्क्स आए। तो चलिए पूछता है क्वेश्चन, अ यूनिट टेस्ट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 50% मार्क्स इन द टेस्ट। तो देखो 50% मार्क्स कितने यूनिट टेस्ट में, इसमें 50 से ज़्यादा हैं, बिल्कुल है। इसमें है 50 से ज़्यादा, नहीं, बिल्कुल 50 से ज़्यादा नहीं, 50 के बराबर है। हमें तो ज़्यादा वाले लेने ना, मोर देन 50, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, कम है, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा ना। तो ये दो यूनिट टेस्ट जो है ना, फर्स्ट एंड फिफ्थ, इनमें इसके 50 से ऊपर मार्क्स हैं। तो 2 ओवर टोटल यूनिट टेस्ट आर 5, सो 2 ओवर 5 इज द प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 यूनिट टेस्ट में उसके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं और टोटल यूनिट टेस्ट हैं 5, तो 2 ओवर 5 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। So the next is, on one page of a telephone directory there are 150 phone numbers, the frequency distribution of their unit digit is given below। देखिए एक डायरेक्टरी है जिसमें फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं, तो उसके यूनिट प्लेस के ऊपर डाटा कलेक्ट किया गया है। जितने फ़ोन नंबर्स के यूनिट प्लेस का नंबर 0 है वो 10 फ़ोन नंबर ऐसे हैं। जिससे यूनिट प्लेस में 1 लिखा है वो 20 फ़ोन नंबर्स ऐसे हैं। जैसे जिसके फ़ोन नंबर पे 2 लिखा है वो 15 फ़ोन नंबर ऐसे हैं जिनकी यूनिट प्लेस में 2 एंड सो ऑन। यू कैन रीड दिस। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इट इज़ द क्वेश्चन दैट one of the number is chosen at random from the page, what is the probability that the unit digit chosen number is less than 3 and greater than 8। देखो less than 3 की बात करते हैं पहले। less than 3 से कम, ये सारे 3 से कम ही है ना, ये सारे ऐड कर लो, तो 15 प्लस 35 प्लस 10 45 फोन नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट प्लेस जो है वो 3 से कम है। तो टोटल फोन नंबर है 150, तो इसका आंसर आ जाएगा 45 ओवर 150। और कटिंग तो आपने करनी ही है, 9 5 एंड 35 है ना, 3 3 9 एंड 10, 3/10 आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्या था इसका पार्ट, ग्रेटर देन 8। तो कितने फ़ोन नंबर्स में जो यूनिट प्लेस था वो 8 से बड़ा था, तो 8 से बड़ा होना का मतलब 9 आना चाहिए। तो 15 फ़ोन नंबर ऐसे थे, तो 15 ओवर 150 बन जाएगा।
तो 1/10 इज द प्रोबेबिलिटी. सो नेक्स्ट इज द थिकनेस ऑफ अ हॉलो वुडन सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर. एक वुडन सिलेंडर है जो खाली है. देखो इसको बनाते हैं पहले हम. ये है वुडन सिलेंडर और वो हॉलो है, मतलब अंदर से खाली है. ठीक है. थिकनेस इसकी 2 सेंटीमीटर है. इट मीन्स ये लकड़ी का बना हुआ, और ये जो लकड़ी की जो थिकनेस है ना ये 2 सेंटीमीटर है. आप इमेजिन कर लो ये लकड़ी है ना, जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ ये लकड़ी है, और ये विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है ये. ठीक है. इट इज़ 35 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो इसकी जो लेंथ है ना सिलेंडर की, मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज 35 सेंटीमीटर. यहाँ से लेके यहाँ तक 35 सेंटीमीटर. एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर. इसकी जो इनर रेडियस है ना, अंदर की रेडियस यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है स्मॉल रेडियस? 12 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर अज्यूमिंग इट इज ओपन ऑन ईदर एंड. ऊपर और नीचे से वो खाली है. मुझे ये बताना है कि इसमें कितनी अमाउंट ऑफ वुड यूज की गई है, लकड़ी कितनी है, लकड़ी का वॉल्यूम कितना है जो इसमें यूज की गई है. ठीक है. तो सबसे पहले ये बताओ कि देखो थिकनेस है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर. ठीक है. और अंदर की रेडियस है 12 है ना, 12 है. बाहर की थिकनेस है 2, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखो, ये 12 है, ये 2 है, तो टोटल कितनी होगी बाहर की रेडियस, आउटर रेडियस? 12 + 2 14 होगी, है ना. आप इमेजिन कर सकते हो ना, अंदर की रेडियस 12 है, थिकनेस 2 है, तो टोटल रेडियस बाहर तक की 14 हो जाएगी. ठीक है. अब देखो मुझे लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है. तो ये काम करो आप, आउटर वॉल्यूम जो है ना, जो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है, उसमें से अंदर का वॉल्यूम इज स्मॉल आर रेडियस लेके अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दो. क्यों कर दो? क्योंकि देखो अगर आप पूरे सिलेंडर में के वॉल्यूम में से अंदर का जो खाली पोर्शन है ना, ये वाला, ये सारा सिलेंडर, ये देखो यहाँ से यहाँ तक खाली है, ये अंदर ये लकड़ी से भरा हुआ है, और अंदर का ये खाली है ये. तो अगर हम खाली वाला पोर्शन माइनस कर दें ना पूरे पोर्शन में से, तो हमारे पास लकड़ी का वॉल्यूम बच जाएगा ना. तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करेंगे. तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. ठीक है. तो आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई कैपिटल R²H माइनस इनर का क्या है? पाई स्मॉल R²H. आर का ही चेंज है, बाकी तो हाइट तो सेम है. तो पाई H कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा R² माइनस R². अब इनकी वैल्यूज भर दो. पाई इज 22/7, H इज कितना है? आज 35 है. ओके. R² कितना है? R² कहाँ चला गया हमारा? 14 है ना. 14² माइनस 12² है ना. तो ये बन गया 7 1 7 5 सा. 22 × 5 और 14² होता है 196 एंड 12² होता है 144. सो 22 × 5 इज 110. इंटू इनको माइनस कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा 52 आई सपोज. ठीक है. चेक कर लो जरा. हाँ जी बिल्कुल 52. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 यहाँ आ गई. 11 का टेबल, 11 × 2 = 22, 2 हेयर, 11 5 = 55 + 2 57 सेंटीमीटर क्यूब. ये आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो पहले सिलेंडर बना ही लें. हाइट 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. यहां से यहां तक. एंड रेडियस कितनी है? रेडियस है 6 सेंटीमीटर. ठीक है. बोलते आगे, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. ये पूरा भरा हुआ है. ये सोच लो कि ये लकड़ी का है और पूरा भरा हुआ है. जैसे आपने देखा होगा ना लकड़ी के ऐसे होते हैं. लकड़ी का, चलो मैंने सपोज कर लिया कि लकड़ी का मान लो. अब ना एक कोन है ऐसे, जिसकी उतनी ही रेडियस है उतनी ही हाइट है. मान लो ये कोन है. तो ये सारा कोन जो है ना, ये सारा, इस कोन के जो साइज की लकड़ी है ना वो बाहर निकाल दी है ना. मिस्त्री बुलाया और ये लकड़ी कुरेद के यहाँ से बाहर निकाल दी. तो अब हमारे पास जो लकड़ी बचेगी वो सिर्फ ये है, ये वाली बचेगी है ना. वी विल हैव दिस बिकॉज कोन हमने तो बाहर निकाल दिया है. तो बोलते हैं कि अब जो रिमेनिंग लकड़ी बची है, रिमेनिंग जो सॉलिड का रिमेनिंग वॉल्यूम जो है वो निकालो. तो सिंपल है, बड़े वॉल्यूम में से छोटा माइनस कर दो है ना. सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, क्योंकि सिलेंडर में से कोन हमने रिमूव कर दिया है ना. तो सिंपल है. तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई R²H माइनस कोन का क्या होता है? 1/3 पाई R²H. R इज सेम इन बोथ द केसेस, H इज ऑल्सो सेम. व्हाट इज कॉमन? कॉमन क्या है इनमें? पाई R². H is taken common. What is left inside? 1 - 1/3. ओके. सो 1 - 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा ना एलसीएम लेके. तो 2/3 पाई R²H बच जाएगा.
तो अब फटाफट इसमें वैल्यू भर दो, 2/3, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इज 6 × 6, एच इज 10। सो इसको आप कर दो जी डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है। तो ये बन गया जी 12 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 22 इज 528 एंड 1 0 ऑल्सो ओवर 7। सो ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करो तो 7 7 ज़ा 49, तो 3 इज लेफ्ट, 7 5 ज़ा 35, 3 इज लेफ्ट, 7 4 ज़ा 28, 2 इज लेफ्ट, 7 2 ज़ा, और मिक्स में कर सकते हो ना, 28 और 2 बच गया और नीचे 7, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नाउ द 27th क्वेश्चन इज इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 62, देन यू आर टू फाइंड आउट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से ना हम x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसका क्यूबिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम ट्राई करते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सो प्लस अपनी ही मर्जी से आप एक काम करो, यहां पे प्लस 2ab लगा दो, ठीक है। 2ab आप यहां पे, या फिर एक काम करो, इससे भी बढ़िया तरीका ये कर दो, आप सबसे पहले x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ये सबसे इजी हो जाएगा आपके लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, है ना, ये आ गया। अब देखिए हमने ये वैल्यू निकालनी है ना, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 62 है, 62 और ये कट हो गए तो प्लस 2, तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, x इसका स्क्वायर आ जाएगा 64। सो व्हाट इज x प्लस 1/x, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64, 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया। अब हमें क्यूब निकालना है ना ये, तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड दिस इक्वेशन, ठीक है। तो कर दो, x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब, यू नो व्हाट इज a प्लस b होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, है ना, ये होता है, और 5 12 होता है इसका क्यूब, ठीक है। सो हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसको संभाल के रख लो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो हमें निकालना है, देखिए प्लस ये x x कट जाएंगे, 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, शुरू में हमने फाइंड आउट करी 8 है, तो 8 भर दो, 5 12। सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 24 है ना, ये उधर जाके माइनस 24 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 488 आंसर। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/12 प्लस 1/6x। तो सबसे पहले तो आप इन x को इकट्ठे कर लो, है ना, इकट्ठे कर लो, दीज आर लाइक टर्म्स, कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड व्हाटएवर। तो ये बन जाएगा आपका प्लस 1/6x माइनस x प्लस 1/12, मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। अब आप एलसीएम लिया 6, तो यहां बन जाएगा 1x माइनस 6x, है ना, 1x माइनस 6x बन जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस 1/12, तो ये बन गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x, है ना, माइनस 5x बन गया ओवर 6 प्लस 1/12। अब एक काम करो, देखो 12 और 6 का आपका एलसीएम कितना होता है, 12 होता है ना। अब हम सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या होगा, इससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए 12 से मल्टीप्लाई इसको किया तो 24x स्क्वायर आ गया, इसको 12 से किया तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो माइनस 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा, इसको 12 से किया तो 1 आ जाएगा। अब बन गई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसकी स्प्लिटिंग करके आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो देखिए हमें माइनस 10x को ऐसे ब्रेक करना है, जो दो फैक्टर आएंगे उनका सम तो माइनस 10 ही आए, पर प्रोडक्ट उनका 24x स्क्वायर आए, तो ये बन जाएंगे माइनस के 12, देखिए माइनस के 12x प्लस के 2x, है ना। देखो इनका सम तो माइनस 10x होता है, और अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, नो 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 नो, है ना, देखो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 24x स्क्वायर आएगा, हमें तो प्लस 24x स्क्वायर चाहिए, तो ये हमारी स्प्लिटिंग गलत होगी। एक और स्प्लिटिंग है 6 और 4 की, है ना, माइनस के 6x माइनस के 4x, है ना, इन दोनों का सम आ गया माइनस के 10x, प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस 24x स्क्वायर आ जाएगा, वो ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 6x, व्हाट इज लेफ्ट हियर, 6 4 are 24 एंड x इज देयर, माइनस 6x एंड 6x तो 1 बच जाएगा। नाउ माइनस हियर
एंड 1 इज टेकन कॉमन, तो अंदर बचा 4x एंड माइनस एंड प्लस इज माइनस, ये बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 4x माइनस 1 इज कॉमन, ठीक है, इसके पास 6x बच गया एंड इसके पास -1 बच गया। दिस इज द सप्लिटिंग एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑल्सो। नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C intersect each other at O. Prove that angle BOC is equal to 90 plus half of angle A. So let's draw the figure first of all. ये ट्रायंगल है एंड इसका A B C these are points. एंगल B का और C का बाइसेक्टर, चलो ये एंगल B का बाइसेक्टर है मान लो, ठीक है, और ये एंगल C का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मींस ये दोनों ही एंगल आपस में बराबर है। मान लो ये नीचे वाले एंगल को 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया ना, तो ये एंगल और ये बराबर है, तो ये बाइसेक्टर इसलिए बन गया है ना, ये O हो गया। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, ठीक है, ये प्रूव करना है। ये एंगल जो है वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होता है, ठीक है। और गिवन में क्या है कि एंगल 1 जो है वो इसके बराबर है, इट मींस BO बाइसेक्टर है, CO बाइसेक्टर, इट मींस ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और ट्रायंगल OBC में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा, जादू की तरह हो जाएगा, ठीक है। करके दिखाएं, तो चलिए पहले ट्रायंगल ABC में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने पेपर में बेटा प्रेजेंटेशन अच्छी से करनी है, ये हम आपको समझा रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी लिखना जो आपने, आपको पता है कैसे लिखना होता है, ठीक है। वो उतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं आपको सारा वर्डिंग लिखवाऊं, तो आपको हम सिंपली एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड राइट इट प्रॉपर्ली इन द पेपर सो दैट आपके हर स्टेप के मार्क्स आपके पास रहें, ठीक है। बुक्स में सॉल्यूशंस दिए होते हैं जैसे, तो आप देखा करो कि सॉल्यूशन कैसे लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए लगाओ एंगल्स प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल फुल B प्लस एंगल फुल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सबके हाफ ले लो दोनों तरफ, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल चाहिए मुझे ना, तो हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ B प्लस हाफ ऑफ C इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 कितना होता है 90। मतलब मैंने इस इक्वेशन के दोनों तरफ हाफ ले लिया सबका। अच्छा, एंगल हाफ ऑफ A, कैन आई राइट हाफ ऑफ B एज B एंगल का हाफ में 1 लिख दूं, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं ये और ये, तो 1 लिख दिया मैंने B का हाफ, और C के हाफ को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ठीक है। यहां से आपने 1 प्लस 2 की वैल्यू निकाल दो। व्हाट इज 1 प्लस 2 नाउ, 90 माइनस ये इधर आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल A। इसके इक्वेशन 1 बहुत सारा यूज करेंगे इसका हम। अब छोटी ट्रायंगल में आ जाओ एंगल सम प्रॉपर्टी लेने, तो इन ट्रायंगल OBC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सो सिंपल, छोटी में भी लगा दो, तो एंगल BOC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, है ना। तो BOC इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी है यहां से 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180, और हमारा क्वेश्चन हो चुका है। देखो अब हम इन सबको इधर ले जाएंगे ना, BOC को यहीं रखेंगे एक साइड में, जैसा कि हमें प्रूव करना है 180, और इसको इधर लेंगे तो -90 होगा, इसको इधर लेंगे तो प्लस हाफ ऑफ एंगल A आ जाएगा, और यहां से एंगल BOC कितना बन गया 180 माइनस 90 इज 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, एंड सो सिंपल इट इज। सो द नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर PQRS इज अ रोम्बस। ये रोम्बस है बेटा, ठीक है। SQ एंड PR आर डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। तो दोनों डायगोनल जो हैं वो O पे काट रहे हैं, ठीक है। एंड OPQ एंगल 35 गिवन, OPQ ये एंगल 35 दिया है आपको, और आपको निकालना है ORS एंगल, ये एंगल प्लस OQP ये एंगल का सम, इन दोनों एंगल्स का सम निकालना है आपको, और ये 35 दिया है, ठीक है। मैंने फिगर बना लिया ये, तो आपको इन दोनों एंगल्स का सम निकालना है, और ये 35 डिग्री दिया है। अच्छा सुनो, रोम्बस क्या है, रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं और डायगोनल जो है वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री बनता है बीच में, ठीक है, ये याद रखना आपने। तो 90 डिग्री बन गया। अब देखो अगर ये 35 बच्चों, तो ये कितना होएगा, दिस विल ऑल्सो भी 35 डिग्री, क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, तो ये 35 हो गया। अब देखो ये 35 तो ये 90, है ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये एंगल भी निकाल दो, है ना। ये एंगल क्या होएगा 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, तो 125 माइनस कर दो 180 में से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है।
तो 55 आ गया बच्चों ये, ठीक है। तो ये 55 आ गया, ये 35 आ गया, तो कितना हो गया इन दोनों का सम, 90 डिग्री आ गया इन दोनों का सम, ठीक है। दोबारा बता दूं, देखो अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब वी नो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो ये 90 का हो गया, ये 35 का, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये भी आ जाएगा, 55 आ गया, तो ये 55, ये 35, तो टोटल 90 बन गया, वही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। सो द नेक्स्ट इज D, E and F are respectively the midpoints of the sides AB, BC, CA of triangle ABC. Prove that by joining these midpoints, D, E, F of the triangle is divided into 4 congruent triangles. ठीक है, तो ये देखिए, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ईजी है। देखिए हमारे पास क्या है, सो ए बी सी ट्रायंगल, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है ना, ए डी और डी बी बराबर हो गए, ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, एंड एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। अगर हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो चारों ट्रायंगल्स बनी ना, 1 2 3 4, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ना, ए बी साइड का मिड पॉइंट डी है और ए सी साइड का मिड पॉइंट एफ है, तो जो ये लाइन सेगमेंट डी एफ बनी ना, ये होगी बी सी के पैरेलल, ठीक है, बी सी के पैरेलल होगी और बी सी का हाफ होगी, बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम सेज दैट a line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is always parallel to the third side and half of it, ठीक है। तो DF जो वो BC के पैरेलल और BC का हाफ होएगा, और सिमिलरली अगर मैं इन दो साइड्स की बात करूं तो F जो मिड पॉइंट इस साइड का है, E मिड पॉइंट BC साइड का है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गई बीच में, पैरेललोग्राम बन गई। क्यों? क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गई, बिकॉज बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगी, सिमिलरली हमने लिखना है, सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो ये हमारे पास 3 पैरेललोग्राम्स बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई पैरेललोग्राम। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सो इट मींस दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये बीच वाले ट्रायंगल तो ये सबके कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस ऑल दैट 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज 2 coins are tossed simultaneously 200 times and it is found that 2 heads appeared 76 times, 1 head appeared 90 times and no head appeared 34 times. If 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting 2 heads? ठीक है, तो देखिए 200 बार कॉइन को टॉस किया गया एंड 2 हेड्स आए हैं, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आए हैं, 76 टाइम्स, एंड 1 हेड कितनी बार आया है, 1 हेड इज 90 टाइम्स एंड 34 टाइम्स इट इज नो हेड, मींस 0 हेड, तो इट इज 34 टाइम्स, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो बेटा 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 हेड जो वो 76 टाइम्स आए हैं, टोटल 200 है ना, और इसकी कटिंग आप कर सकते हो, है ना, कटिंग कर लेना, तो ये आ जाएगा 38/100, देन 19/50 आ जाएगा। देन इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो 1 हेड कितनी बार आया है, 90 बार आया है 200 में से, तो ये बन गया 9/20, एंड 0 हेड मींस नो हेड कितनी बार आया है, दैट इज 34 टाइम्स, so 34/200 is probability, तो 17 and that 100 is the probability. Next is draw the graph of y minus x is equal to 2, ठीक है, ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ग्राफ तो आपने खुद ड्रॉ करना है, तो y minus x is equal to 2, ठीक है, तो y is equal to क्या बन जाएगा, 2 plus x। तो अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हम लिखेंगे पुट x is equal to, x को कोई भी वैल्यू भर दो, 0 भर देते हैं, चलो, तो y कितना आएगा, 2 plus 0, 2 आ जाएगा, यहाँ पे आप टेबल बना सकते हो, ठीक है, हमने 3 वैल्यूज लेनी है, x 0 तो y 2 आ गया। सेकंड, x को आप कुछ और भर दो, x को मैंने भर दिया 1, ठीक है,
तो y कितना आएगा 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 1 और 3 आ गया। एंड अगर आप पुट x इजिकल टू 2 भर दो तो कुछ भी भर सकते हैं हम x को, तो y आ जाएगा 2 + 2 दैट इज 4। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ग्राफ पे शो कर दो और इनको ज्वाइन कर दो तो आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, हमें प्रूव करना है बेटा कि ट्रायंगल के जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सारे एंगल हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो मान लो ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यू नो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा क्योंकि वो इक्विलेटरल है ना। तो बेटा देखो AB अगर BC के बराबर है तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। अगर AB और BC बराबर है तो AB के सामने के एंगल C है और BC के सामने के एंगल A है, तो इट मींस एंगल A और C बराबर होंगे आपस में, है ना। तो अगर एंगल आपको पता है इक्विलेटरल है तो BC साइड जो है वो AC के भी बराबर होगी, ये भी इसके भी बराबर होगी। तो बेटा अगर ये दोनों साइडें बराबर होंगी तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे क्योंकि इस साइड के सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने ये एंगल है ना। तो आपका एंगल B और A भी बराबर हो गए और थ्योरम यहां लिखोगे आप एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 C C A के बराबर A B के बराबर, इट मींस फ्रॉम 1 and 2 A B C आर इक्वल, तीनों ही बराबर हो गए एंगल। सो दो तीनों को आप x डिग्री मान लो, लेट दीज ऑल आर x x x। अब देखो तीनों का सम कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, बताओ 180। तो इसको भी x लिख दो, उसको भी x लिख दो, इसको भी x, बिकॉज बोथ आर ऑल आर इक्वल। सो 3x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180/3 दैट इज 60 डिग्री आ जाएगा। Hence each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री। तो अच्छे से आपने लाइंस लिखनी है और आंसर लाइन भी लिखनी है। नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। देखिए PQ एंड PS आर परपेंडिकुलर, सॉरी PQ एंड PS ये 90 डिग्री है मतलब, है ना। एंड ये 28 का दिया है, ये 65 का दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, अब आपको मैं ऐसे ही समझा दूं, देखो पैरेलल तो नहीं है, हाँ जी PQ पैरेलल टू SR भी है भाई, PQ पैरेलल टू SR है ना, ये SR है। ये देखिए ये और ये आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये एंगल और ये 28 और x वाला, सो टोटल एंगल बराबर होंगे ना, मतलब x + 28 जो है वो 65 के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये एंगल इसके बराबर होगा तो x कितना आ जाएगा, 65 से 28 आपने माइनस कर देना है, तो ये आप 77 आ जाएगा आई सपोज, सॉरी गलत आ गया, दिस इज 37 सॉरी। ठीक है, 37 आ गया x, राइट। अब देखो ये 37 है, ये 90 है ना, तो ये आप एंगल सम से निकाल सकते हो। ये कितना आएगा, y विल बी 180 में से आप इन दोनों का सम माइनस कर दो, 90 और ये 37 127 है ना, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 53 डिग्री आ जाएगा y। तो ये एंगल सम से आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन अब आपका बचता है लास्ट 34, 35 एंड 36, इन क्वेश्चंस को आप देख लो, इनको ट्राई करो खुद करने की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे मैसेज कर देना, चैट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, यू नोट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई योरसेल्फ, एंड इफ इट इज पॉसिबल आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन लेटर ऑन। सो थैंक यू सो मच।